जहां एक तरफ रुद्र और शिरा का घमासान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ झाड़ियों के पीछे 5 लोगों का समूह अपनी पहली योजना बुरी तरह से विफल होने के बाद अपनी नई योजना पर काम कर रहे थे। जहां 4 लोग महासंत को हराने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वहीं एक व्यक्ति के सर से उनकी बातें सुनकर पसीना टपक रहा था। अब उनकी योजना पूरी तरह से तैयार थी। जहां अग्रसर और नीर को महासंत बेनियन को पीछे से जकड़ने का कार्य सौंपा गया था, वहीं शुभ और ज्ञान को उनका ध्यान भटकाने का कार्य सौंपा गया। इसी बीच निर्वाण को उनके ऊपर एक प्राणघाती हमला करने का कार्य मिला था। नीर पूरी योजना सुनने के बाद, दीदी हमारी योजना तो इतनी अच्छी बनी है कि मुझे खुद से ही जलन महसूस हो रही है। शुभ भाई मुझे तो तू चलता हुआ भी दिख रहा है। दिव्यांश चिल्लाते हुए, अरे बेवकूफो तुम्हारे पीछे सच में भी आग लगी हुई है। जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 शूरवीरों के युद्ध के कारण जिस झाड़ी के पीछे वो अब तक छुपे हुए थे, वो अब जल के राख हो चुकी है। ये देखकर द लालटेन की वॉइस कैप्टन लोटेरी तुरंत अपने हाथों में एक भारी पत्थर उठाकर हमले का आदेश देती है। जहां 3 लोग अपने पिछवाड़े में लगी आग का बदला लेने के लिए रुद्र और शिराखा की ओर कूच कर चुके थे, वहीं दूसरी ओर अग्रसर दौड़ता हुआ महासंत बेनियन की तरफ जाता है और पूछता है, जरा सुनिए सर, वो जो अभी अभी झाड़ियां जली है ना, उसके पीछे हम 5 लोग मिलकर एक योजना बना रहे थे। उसमें ऐसा था कि 2 लोगों को आपको पकड़ना था, 2 लोगों को आपका ध्यान भटकाना था, पता नहीं किस चीज से, लेकिन उन्हें ये काम मिला था। वहीं इसी बीच हमारी वॉइस कैप्टन आपके सर पर एक भारी पत्थर मारेगी, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। तो क्या मैं आपको पकड़ सकता हूँ? महासंत बेनियन चिल्लाते हुए, अब इस नमूनों को ये लोग कहां से उठाकर लाए हैं? असी इन लोगों को वापस वेस्टर्न ब्लॉक लेकर जाओ। असी जी सर। महासंत बेनियन और दिव्यांश, तू ये सब ठीक करेगा? दिव्यांश जी सर। वहीं आसमान में अभी भी महायुद्ध जारी था। इधर निर्वाण के निशाने पर अब अग्रसर था। निर्वाण धोखेबाज, कुलभेदी और तुझसे कम पापी तो विभीषण था। इतना बोलकर वो उसके पीछे वही पत्थर लेकर भागने लग जाती है। यह सब चल रहा था कि आसमान में एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जिसमें से गोल्डन लोयन किंग बाहर आते हैं। गोल्डन लोयन किंग बोलते हैं, तुम सबको पूर्वज बैम्बो ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। और उनके हवा में एक हाथ लहराते ही वो सब टेलीपोर्ट होकर वेस्टर्न ब्लॉक में पहुंच जाते हैं, जहां पर पूर्वज बैम्बो पहले से ही बैठकर चाय पी रहे थे। वो अग्रसर की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना कि इस साल एकेडमी में एक नया स्टूडेंट आया है जिसे मैंने अपना स्टूडेंट बनाया है, वो ये रहा। असी उन्हीं के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए, तो आप हमें ये बताने आए हैं? पूर्वज बैम्बो, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने परिवार की गुप्त तकनीकें और कुछ नियमों के बारे में बताने आया हूँ। वो थोड़ा गंभीर होकर, और तुम्हें एम्पीरियल फैमिली का नियम तो पता है ना कि एम्पीरियल फैमिली या फिर उसकी शाखा से जुड़े हुए लोगों को 100 साल की उम्र से पहले तलवारबाजी के प्लेटिनियम स्तर पर पहुंचना होता है, जो कि एक अनिवार्य नियम है। इसके अलावा और भी नियम हैं जिनका तुम्हें कड़ाई से पालन करना होगा। पहला, तुम अपनी तलवार को कमर, पीठ या फिर हाथों में ही रख सकते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो सामने वाले को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास हथियार है, क्योंकि योद्धा कभी अपना हथियार नहीं छुपाता, ये हथियारों के काम होते हैं। दूसरा नियम, तुम अपना हथियार तब तक नहीं निकालोगे जब तक कि तुम्हारा इरादा सामने वाले की मृत्यु करने का ना हो। ये नियम योद्धाओं के बीच उचित द्वंद्व को दर्शाता है। तीसरा, तुम अपनी तलवार कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। ये हमारे गोल्डन लीफ साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को दर्शाता है कि केवल गोल्डन लीफ साम्राज्य के आधिकारिक सीमाओं तक ही हमारे आधिकारिक क्षेत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में हमारा अधिकार क्षेत्र है। अभी के लिए तुम्हें इतने ही नियम याद रखने हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार है, जो तुम्हें पूर्वज निहारिका ने पहले ही दे दी है। कुछ देर के मौन के बाद पूर्वज बैम्बो
मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो ना उन्हें। रुद्र, आपने ही तो बोला था कि जब तक आपकी इच्छा सामने वाले की मृत्यु की ना हो तब तक आपको अपने हथियार बाहर नहीं निकालने हैं।